लगभग 25 साल पहले अचानक से पूरी दुनिया में बहुत बड़े-बड़े क्रीचर्स प्रकट हो गए, जिनका साइज इतना जबरदस्त था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते थे। लोगों ने उन्हें ड्रैगन्स कहना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद इंसानों के बीच ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिनमें ड्रैगन की पावर होती थी, और उन्हें लोग डी बुलाते थे। 3 साल पहले एक बड़ा ही खतरनाक सीन हुआ था। एक विशाल ड्रैगन मित्सुकी की तरफ बढ़ रहा था। मित्सुकी ने अपनी ड्रैगन पावर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। तभी उसका भाई यू वहां आ गया। उसने मित्सुकी को कुछ कहा और फिर खुद उस बिगड़े हुए ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। अचानक उसके अंदर से जबरदस्त पावर निकली और पीछे खड़ी मित्सुकी आंसू भरी आंखों से अपने भाई को देखती रह गई। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और यू अपनी आंखें खोलता है। अब वो एक अजीब सी जगह पर है। चारों तरफ सफेद रेत, हरियाली और दूर से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है। ये एक बड़ा सा आइलैंड था। यहीं उसकी मुलाकात अचानक आयरिस से हो जाती है, जो समुद्र में नहा रही थी। यू गलती से उसका पूरा नेकेड बॉडी देख लेता है। आयरिस को लगता है कि यू कोई परवर्ट है और वो चिल्लाकर अपनी पावर यूज करने लगती है, लेकिन स्किल्ड ना होने की वजह से खुद ही घायल हो जाती है और लहरों से किनारे पर जा गिरती है। यू जब उसकी मदद करता है तो उसे आयरिस के बॉडी पर ड्रैगन का एम्ब्लेम दिखाई देता है। एक सोल्जर की तरह वो अपनी मिलिट्री कोट उतारकर उसके ऊपर डाल देता है ताकि उसकी बॉडी कवर हो जाए। जब आयरिस होश में आती है तो फिर भी उसे लगता है कि यू कोई लड़कियों को छेड़ने वाला है, क्योंकि मिडगर आइलैंड पर पहले कभी कोई लड़का आया ही नहीं था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यू अपना मिलिट्री आईडी दिखाता है और खुद को निफरल आर्मी का सोल्जर बताता है। आयरिस शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी यू की ही उम्र की थी, सिर्फ 16 साल। यू बहुत शालीनता से मुंह फेरकर इंतजार करता है कि आयरिस कपड़े पहन ले, लेकिन आयरिस उसकी कोट पहनकर ही अपना नाम बताती है। जब यू अपनी कोट वापस मांगता है तो आयरिस फिर शक करने लगती है कि ये तो बहाना है ताकि वो कपड़ों से उसकी बॉडी की स्मेल ले सके। वो उसे जमकर डांटती है। तभी मित्सुकी वहां जाती है और 3 साल बाद अपने भाई से मिलकर उसे स्कूल ले जाती है। मित्सुकी उसे स्कूल यूनिफॉर्म देती है और बताती है कि चूंकि वो इस आइलैंड पर है, अब उसे भी उनके एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। मिडगर हमेशा से सिर्फ लड़कियों का स्कूल रहा है और यू पहला लड़का स्टूडेंट बनेगा। क्लास में जाने से पहले यू को प्राइवेटली हरुका, उनकी क्लास की होमरूम टीचर और कर्नल बुलाती हैं। वो उसे सवाल जवाब के जरिए चेक करती है और धीरे धीरे सच सामने आता है कि ये आइलैंड पहले डी कैदियों के लिए प्रिजन कैंप था, लेकिन अब इसे एकेडमी में बदल दिया गया है ताकि डी की पावर सोसाइटी के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके बाद मित्सुकी अपने भाई को पूरे स्कूल से मिलवाती है। सभी लड़कियां शौक में थी कि कोई लड़का यहां आ गया, और वो भी डी है। मित्सुकी सबको समझाती है कि जेंडर देखकर किसी से भेदभाव मत करो। हाँ, अगर यू कोई गड़बड़ करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। क्लास में दोबारा हारुका यू का इंट्रो कराती है, लेकिन एक लड़की लीसा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि मित्सुकी ने भाई को यहां जबरदस्ती घुसाया है, लेकिन मित्सुकी क्लियर कर देती है कि यह सब प्रॉपर प्रोसीजर के बाद हुआ है। यू खुद भी अपना ड्रैगन एम्ब्लेम दिखाकर साबित करता है कि वो सच में डी है। लीजा फिर डिमांड करती है कि यू अपनी पावर वहीं पर दिखाए। क्लास भी सपोर्ट कर देती है। यू बिना हिचकिचाहट अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। वो डार्क मैटर कंट्रोल करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसे अलग अलग चीजों और फिनोमेना में बदला जा सकता है, और यही सब डी की असली पावर थी। यू ने अपने हाथ का डार्क मैटर गन में बदल दिया, जो रियल बुलेट्स फायर कर सकती थी। लेकिन अरियला को समझ ही नहीं आया कि इतनी पावरफुल एबिलिटी से कोई इतना बेकार चीज क्यों बनाएगा। तब हरुका ने समझाया कि मिडगर में दुश्मन इंसान नहीं है, तो गन यहाँ किसी काम की नहीं। क्लास शुरू होने से पहले हरुका ने लीसा को बोला कि अब तक जितनी ड्रैगन स्पीशीज कंफर्म हुई हैं, सबका नाम बताओ। लीसा ने अपना फोन स्क्रीन से कनेक्ट किया और बताना शुरू किया। ब्लैक ड्रैगन ब्रोला, व्हाइट ड्रैगन लेवियाथिन, रेड ड्रैगन बेसिलिस्क, ब्लू ड्रैगन हेकेटिन खिरा, गोल्ड ड्रैगन फ्रेस, ग्रीन ड्रैगन एल और पर्पल क्रैकन। अगला टारगेट था रेड ड्रैगन बेसिलिस्क, जिसकी शेल डायमंड जैसी हार्ड होती है। तो यूयू का गन तो उसके सामने कुछ भी नहीं। लीसा यूयू की पावर को बेकार समझकर उसकी बेइज्जती करती है। मित्सुकी उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन आइरिस बीच में बोल पड़ती है कि यूयू अब उनका साथी है और सुबह की वो अजीब सी घटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइरिस की ये सीधी सादी ईमानदारी उल्टा यूयू के खिलाफ चली जाती है। सबको लगता है कि ये लड़का सच में कोई गंदा इंसान है जिसकी इज्जत कभी वापस नहीं आ सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग रूम में। यूयू को हैरानी होती है कि ये अंडरग्राउंड क्यों बनाया है। आइरिस बताती है कि अगर मटेरियलाइजेशन फेल हो जाए तो जबरदस्त ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसे अंडरग्राउंड बनाया गया है। यूयू को सबसे ज्यादा फिक्र आइरिस की ही है, क्योंकि सुबह के सीन में उसका ब्लास्ट हुआ था और उसने ये भी नोटिस किया कि आइरिस ने कभी सही से कोई मटेरियलाइजेशन किया ही नहीं था। क्योंकि ये यूयू की पहली प्रैक्टिकल क्लास थी, वो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा।
तभी ट्रेनिंग हॉल बदलना शुरू हो गया और हारुका लेसन रिव्यू करने लगी। उसने बताया कि अगर डार्क मैटर को हवा में बदलो तो उड़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मित्सुकी ने डार्क मैटर से डायमंड वाला रेड ड्रैगन बेसिलिस्क बनाया। लीसा बोली, अब देखो असली पावर क्या होती है। उसने एनर्जी का स्पीयर बनाया। हारुका समझाती है कि असल में वो पूरा स्पीयर नहीं है, सिर्फ 1% ही रियम मैटर है, बाकी डार्क मैटर है। लेकिन लीसा का स्पीयर फिर भी इतना पावरफुल था कि उसने डायमंड ड्रैगन को तोड़ डाला। उसके बाद फेरल आया। उसने एक मैजिक बुक समन की और कंप्रेस्ड एयर बुलेट से ड्रैगन पर अटैक किया। हारुका बताती है कि ये लोग असली बुलेट नहीं सोचते, ये लोग मैजिक इमेजिन करते हैं। फिर मियाजावा ने एक विशाल हथौड़ा बनाया और ड्रैगन को तोड़फोड़ दिया। लीसा ने हवा समन की और टूटे टुकड़ों को इकट्ठा किया। और याला ने एक विशाल शील्ड समन करके सब ब्लॉक किया। मित्सुकी ने बो बनाकर एनर्जी एरो फायर किया और पूरे डायमंड बेसिलिस्क को चकनाचूर कर दिया। यही इन लड़कियों का ड्रैगन से लड़ने का ट्रेनिंग तरीका था। हारुका फिर समझाती है कि ड्रैगन कई जगह एक साथ आते हैं क्योंकि वो अपने कंपैटिबल डी ढूंढते हैं। हर डी के बॉडी पर एक मार्क होता है और अगर वो मार्क मैच कर गया तो वो इंसान खुद ड्रैगन में बदल जाता है। ये सच उस वक्त कंफर्म हुआ था जब उन्हें मजबूरी में पर्पल क्रैकन को मारना पड़ा क्योंकि वो पहले उनका ही साथी था। उसके बाद मिडगर का असली मकसद बदल दिया गया। अब ये डी की रक्षा करने वाला फोर्ट्रेस था और साथ ही ड्रैगन को रोकने का भी। सबसे आखिर में आयरिस की बारी आई। उसने क्यूट सा मैजिक स्टाफ बनाया और बोली, चलो अब मीटियोर लॉन्च करती हूँ। लेकिन वो फेल हो गया और डार्क मैटर धमाके से फट गया। लिसन ने तुरंत हवा से उसे पकड़ लिया और सही सलामत उतारा। भले ही आयरिस फेल हो गई, लेकिन उसका नेवर गिव अप स्पिरिट सबको दिख गया। क्लास खत्म होने के बाद यूयू ने आयरिस से बात की, लेकिन उसने हिम्मत बढ़ाने के बजाय साफ साफ कह दिया कि चाहे आयरिस कितनी भी कोशिश कर ली, वो हमेशा फेल होगी क्योंकि वो अपनी गलती रिपीट करती है, सुधारती नहीं, और ऐसे लोग जल्दी मर जाते हैं। शाम का सुंदर सनसेट था। उसी वक्त यूयू ने पूछा कि आयरिस इतनी कोशिश क्यों करती है। आयरिस ने धीरे से कहा कि 1 साल पहले जब वो अपने फैमिली के साथ शिप ट्रिप पर थी, तभी व्हाइट लेवायथन ने अटैक कर दिया था और उस हादसे में वो अकेली सर्वाइवर बची थी। यही नहीं कि वो बदला लेने के लिए कोशिश कर रही थी, आयरिस सीधे साधे तरीके से बताती थी कि वो इसलिए लड़ना चाहती है ताकि दूसरों की रक्षा कर सके। रात को दोनों डॉम लौटे। आयरिस थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि यूयू उससे बाकी लड़कियों की तरह नहीं बल्कि कुछ अलग तरह से पेश आ रहा था। उसे उससे और जानने की, उसके एहसास समझने की इच्छा हुई, पर यूयू उसे बस छोटी बहन जैसा ही देखता था। मित्सुकी से उसकी बहुत सारी आदतें मिलती थीं, इसलिए वह भावनात्मक तौर पर सिर्फ भाई बहन वाली दूरी ही बनाए रखना चाहता था। आयरिस हार मानने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए वो यूयू के करीब आने की कोशिश करती रही, और जैसे ही वो अपना दिल खोल के कुछ कहने ही वाली थी, अचानक अलार्म बजा। लेवल सी अलर्ट, व्हाइट ड्रैगन। यूयू सोच में पड़ गया कि लेवल सी कितना खतरनाक होगा। तभी उसने देखा कि आयरिस पेट पकड़े खड़ी है और उस निशान को छुपा रही है जो अब बदलना शुरू हो गया था। कमांड रूम में हारुका अलार्म स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन ने दिखाया कि 48 घंटे से भी कम में व्हाइट लेवायथन मिडगार पहुंचेगा। उसी वक्त यूयू अपने कमरे लौटा और कंप्यूटर पर मेजर लोकी का इनकमिंग कॉल दिखा। लोकी कुछ पहले ही यूयू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन मिडगार की सिक्योरिटी ने उसे देर करा दी थी। कॉल में लोकी ने ड्रैगन खत्म करने का एक तरीका बताया। उनके मुताबिक जिन डी के शरीर पर ट्रांसफॉर्मेशन के निशान दिखें, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। निफिल चाहता था कि यूयू उनके लिए परछाई में काम करे। यूयू को यह क्रूर तरकीब मंजूर नहीं थी। लोकी ने नाजुक अंदाज में धमकी दे दी कि अगर यूयू साथ नहीं देगा तो और रास्ते अपनाने होंगे। उस वक्त सिर्फ 46 आवर्स बचे थे। अगली सुबह मित्सुकी ने ऑडिटोरियम में सबको इकट्ठा किया और व्हाइट ड्रैगन की आने वाली धमकी के बारे में बताया। ये दूसरी बार था जब वो दिखा था। पिछली बार उसकी वजह से एक बड़ा शिपरेक हुआ था और कई लोग मरे थे। अब करीब 33 आवर्स में वो मिडगार पहुंचने वाला था और उसकी अननॉर्मल कोर्स चेंज ने सबको पर्पल क्रैकन के समय वाली याद दिला दी। मित्सुकी ने सबको कहा कि अगर किसी का एम्ब्लेम बदलता दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना। भले ही वही लड़की ड्रैगन को खींच रही हो, फिर भी सब उसको बचाने के लिए लड़ेंगे। यूयू जो नीचे बैठा था, अचानक पिछली रात का सीन याद कर बैठा। आयरिस पेट पर हाथ रखे खड़ी थी जैसे कुछ छुपा रही हो, और आज असेंबली में वो गायब थी। उसने हर जगह ढूंढा और आखिर में रूफ टॉप पर आयरिस को पाया, इस तरह जैसे कोई जोखिम भरा फैसला लेने वाली हो, मगर असल में आयरिस बस खुद को शांत करने आई थी। यूयू ने उस निशान को दिखाने के लिए उस पर दबाव डाला। आयरिस ने कपड़े उठाकर निशान दिखाया और कबूल किया कि उसने स्काई डाइविंग बिना पैराशूट के करने की सोची थी, पर मौत से डर गई। यूयू ने उसके डर को समझा और उसे भरोसा दिलाया कि कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वे किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेंगे।
फिर भी आयरिस डरी हुई थी कि अगर व्हाइट ड्रैगन आखिरी डिफेंस लाइन पार कर गया और वो मर नहीं पाई, तो वो खुद एक ड्रैगन में बदल सकती है और लोगों को नुकसान पहुंचा देगी, कुछ ऐसा जो वो कतई नहीं चाहती थी। यूयू ने पक्का वादा किया कि वो उसे ड्रैगन नहीं बनने देगा, और अगर सबसे बुरा हुआ भी तो वो खुद उसकी जान ले लेगा, बशर्ते वो यूयू पर और सब पर भरोसा करे। आयरिस हैरान और उलझन में थी, क्या वो सच में यूयू पर भरोसा कर सकती थी? यूयू ने कहा, टेंशन मत लो, मैं दुनिया का सबसे मजबूत असैसिन हूं। आखिरकार आयरिस ने स्कूल में रिपोर्ट किया। उसका एम्ब्लेम रंग बदल चुका था। लेवल सी को बढ़ाकर लेवल ए कर दिया गया। उस वक्त व्हाइट ड्रैगन के आने में लगभग 30 आवर्स 30 मिनट्स बाकी थे। अंडरग्राउंड शेल्टर में यूयू बाहर इंतजार कर रहा था जब मित्सुकी बाहर आई और बताया कि आयरिस ने फुल बॉडी टेस्ट और मेडिकल चेकअप दे दिया है। ऐसे में भी वो घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ड्रैगन को आकर्षित कर रही है, पर उसने शांतिपूर्वक और सहयोगी रवैया अपनाया। सुनकर यूयू ने मित्सुकी से कहा कि उसे आयरिस की रक्षा करने दे, ड्रैगन को छोड़कर बाकी हर चीज से। उसने लोकी की रिक्वेस्ट के बारे में भी बताया और कहा कि अगर वह आयरिस की रक्षा करेगा तो निफिल बीच में दखल नहीं देगा और मिडगार को कोई मुसीबत नहीं होगी। मित्सुकी जानती थी कि अगर कुछ भयानक हुआ तो उसके भाई खुद आयरिस की जान ले सकते हैं, लेकिन उसने अर्ज किया कि वो खुद वही काम करेगी। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब मित्सुकी ने किसी साथी पर हाथ उठाया हो। इतना कहकर मित्सुकी भाग गई और यू बस वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह कंफ्यूज। अब व्हाइट ड्रैगन के आने में सिर्फ 24 आवर्स बचे थे। यू ने अपना फैसला पक्का कर लिया। उसने लोकी को कॉल किया और बोला कि इस मामले में निफिल दखल ना दे। लोकी ने हाँ तो कर दी, लेकिन यूयू को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। लोकी की स्माइल के पीछे हमेशा धोखा छुपा रहता था। हॉलवे में लौटते वक्त यूयू ने देखा कि लिसा आयरिस के कमरे के बाहर हिचकिचाती खड़ी है। यूयू को थोड़ा मजाकिया लगा क्योंकि लिसा बाहर से तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टंड है, लेकिन अंदर से दिल की कमजोर है। साफ दिख रहा था कि वो आयरिस की फिक्र करती है, लेकिन सामने से दिखाना नहीं चाहती। उसने बोला कि बचपन से ही उन्हें अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा था, इसलिए क्लास के मेंबर्स ही उसका असली फैमिली हैं। लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अब तक यूयू को इस फैमिली का हिस्सा मान नहीं पाई। यूयू ने बस शांति से बोला कि बैटल से पहले थोड़ा आराम कर लो, लेकिन लिसा ने माना ही नहीं। बोली कि उसे हर वक्त सतर्क रहना होगा। जब लिसा जा रही थी, यूयू ने उससे क्रैकन की 2 साल पहले वाली बैटल के बारे में पूछा। लिसा का चेहरा बदल गया और ठंडे अंदाज में कहा कि दोनों डेथ ड्रैगन क्रैकन को मित्सुकी नहीं मारा था। दिमाग से वो समझती है कि और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन दिल से वो आज तक उसे माफ नहीं कर पाई, क्योंकि उस साल की विक्टिम थी क्लास ब्रिनहिल्ड की माँ को, हरुका की छोटी बहन। अब व्हाइट ड्रैगन आने में सिर्फ 22 आवर्स से भी कम समय बचा था। यूयू आयरिस के कमरे में गया तो आयरिस ने नाइट गाउन पहन रखा था और बड़ी नॉर्मल तरीके से कह रही थी कि यहाँ तो आराम है, ऊपर से स्क्रीन भी है जिससे बाहर की सिचुएशन देख सकती हूँ। यूयू ने उसे कपड़े बदलने की याद दिलाई, लेकिन आयरिस ने हंसकर कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और यूयू को कह दिया कि बेड पर बैठो, खड़े मत रहो। अचानक उसने यूयू का हाथ पकड़ लिया और बोली कि उसे डर लग रहा है क्योंकि उसका मार्क दोबारा चेक होने वाला है। लेकिन अजीब बात यह थी कि यूयू को छूकर उसे एक अलग तरह की गर्माहट और सिक्योरिटी फील हो रही थी। तभी यूयू की नजर स्क्रीन पर गई और उसने गलती से बाकी लड़कियों को हवा में स्कर्ट उड़ते हुए देख लिया। ह्यू लाल हो गया। आयरिस ने उसे पकड़ लिया और छेड़ते हुए बोली, तुम्हें लड़कियों का एक्सपोजर देखना अच्छा लगता है? क्या तुम मेरा अंडरवेयर देखना चाहते हो? और बिना झिझके अपनी स्कर्ट उठा दी। ये उसका तरीका था यूयू को थैंक यू कहने का कि उसने उसकी इतनी केयर की। यूं घबरा गया और तुरंत रोक दिया, समझाया कि उसे अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एकदम जेंटलमैन मूव, जिससे कोई भी लड़की दिल हार जाए। फिर आयरिस बात करने की तैयारी करने लगी। उसने चालाकी से कहा कि यू पहले बात कर ले, वरना वो तो सोच लेगी कि यू परवर्ट है और उसका बाथटब चाटेगा या उसका पानी पिएगा। यू तो बस साइलेंट रह गया। मजबूरी में पहले बात वही करने गया, लेकिन तभी आयरिस टॉवल में लिपटी अंदर आ गई और बोली, चलो तुम्हारी पीठ मैं साफ कर देती हूँ। जो नहीं देखना चाहिए था वो लगभग देख ही लिया गया। और फिर वही चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। आयरिस ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे खुद वो विक्टिम है। खैर, आखिर में दोनों ने अलग अलग नहाया और अपनी अपनी बेड में सो गए। यू असल में अगले कमरे में सोने जाने वाला था, लेकिन आयरिस ने उसे रोक लिया। बोली, आखिरी रात है, मेरे साथ रहो। यू ने पूछा, क्यों वो, न कि लीसा या मित्सुकी? आयरिस ने मासूमियत से कहा, क्योंकि तुम मुझसे सबसे अच्छा बर्ताव करते हो, मुझे बस तुम चाहिए। और आखिर में दिल का अच्छा यू मान गया। वो आयरिस के बेड के पास मैट पर बैठ गया और समझाने लगा कि इतना नेगेटिव मत सोचो, हमेशा एंडिंग ही मत देखो, पॉजिटिव सोचो, हो सकता है कि सब कुछ ठीक भी हो जाए। आयरिस ने उसकी बात सुनी, सोचा कि हाँ, इसमें सच्चाई है, और फिर शांति से सो गई। यू वहीं बैठे बैठे उसकी नींद पर पहरा देता रहा और खुद भी धीरे धीरे नींद में खो गया। अपने सपने में उसने अपना बचपन देखा। वो और मित्सुकी पहाड़ों पर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दूर से पूरे शहर का नजारा देख रहे हैं। तभी उसे याद आया कि बचपन से ही मित्सुकी का सपना था कि वो बड़ी होकर उससे शादी करे, ताकि दोनों हमेशा साथ रहें, जैसे उनके बीच का कोई सीक्रेट वादा। मित्सुकी ने तो यहाँ तक किया था कि उसे बिट्रोदल किस भी दे दिया था।
जैसे ही सपना उस पल तक पहुंचा, अचानक यूयू के दिमाग में गहरी आवाज गूंज उठी। इन यादों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर यूयू हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। अब तक सुबह हो चुकी थी। आइरिस पहले से उठी हुई थी और स्क्रीन पर बाहर की सिचुएशन देख रही थी। अब सिर्फ 10 घंटे बचे थे। व्हाइट ड्रैगन लिवायथन पहली डिफेंस लाइन तोड़ चुका था और सीधा आगे बढ़ रहा था। अगली लाइन पर मित्सुकी का कॉम्बैट यूनिट था। पूरा कैंप टेंशन में तैयार खड़ा था। आइरिस के कमरे में यू स्क्रीन देखता रहा और धीरे से बुदबुदाया, व्हाइट ड्रैगन लिवायथन। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। तभी सबसे अंदर वाले कमरे से मित्सुकी की सख्त आवाज आई। उसने यू से साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आइरिस की जान ले लेगी। उसने ये भी समझाया कि यू को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर आइरिस कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो खुद उसका काम तमाम करेगी। यू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मित्सुकी अपने फैसले पर अड़ी रही। कमांड स्क्रीन पर उल्कापिंड के टुकड़े बरस रहे थे। वहीं अरियाना और हरुका ऑपरेशन कंट्रोल कर रही थी। अचानक हरुका की ठंडी आवाज गूंजी और एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। टारगेट था लिवायथन, लेकिन उसका पावर इतना जबरदस्त था कि उन मिसाइलों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इधर यूयू और आइरिस दूसरी स्क्रीन से सब देख रहे थे। यूयू के दिमाग में आया, ये जीरो ग्रेविटी बैरियर है जो स्पेस को ही मोड़ देता है। उधर कमांड सेंटर में हरुका के दिमाग में भी वही बात थी। मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर मियाजावा, लीसा, मित्सुकी, फेरल और अरियला सबको ऑर्डर मिला और उन्होंने लिवायथन पर अटैक किया। लेकिन वो जानवर अपनी जीरो ग्रेविटी बैरियर ढाल बनाकर आगे बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी यूनिक पावर यूज की। कॉम्बो अटैक मारा, सी पर धमाका हुआ, लेकिन पानी की लहर तक नहीं उठी। इधर यू की स्क्रीन पर आइरिस अचानक चिल्लाई, सब हट जाओ, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। और सच में समुद्र के नीचे से लिवायथन उछल कर निकला। एक खरोंच तक नहीं आई थी, उल्टा और गुस्से में आ गया था। उसने दहाड़ मारी और साउंड वेव छोड़ी। अरियला ने शील्ड बनाई, सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई। पूरा ग्रुप हवा में उड़ गया। मिसाइल टावर्स तक चकनाचूर हो गए। फीड कट गया। हालात पूरी तरह बेकाबू थे। इसी अफरा तफरी में हरुका सोच में डूबी हुई थी, तभी लोकी का कॉल आ गया। उधर यूयू को भी कॉल आया। अब सीन था हरुका और यूयू के बीच डायलॉग का, लेकिन हरुका नहीं चाहती थी कि आइरिस सुने। ये समझकर यूयू ने आइरिस से कहा कि कान ढककर नीचे बैठो, और आइरिस ने वैसा ही किया। यूयू आगे बढ़ा और पूछा कि यहाँ निफ्ल का प्रेजेंस क्यों है। दोनों में बातचीत हुई। एक नहीं चाहता था कि आइरिस गायब हो, दूसरा बोला अगर वो यहाँ है तो सब कुछ 2 साल पहले जैसा दोहराया जाएगा। यूयू को लग गया कि हरुका का सीक्रेट उसकी छोटी बहन से ताल्लुक है। शायद इसी वजह से हरुका ने निफ्ल को दखल देने दिया। लेकिन हरुका का असली मकसद ये था कि कोई और ये रिस्क ना उठाए। सबसे चौंकानी बात तब हुई जब यूयू ने कहा, मैं सब कुछ करूंगा क्योंकि आइरिस ने अपनी जिंदगी मुझ पर दांव के लगाई है। उसके लिए अगर किसी एक इंसान को भी बचाना पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर हरुका हैरान रह गई और चुप हो गई। एलिवेटर में जाते वक्त यूयू को अपने पुराने पैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स याद है। आइरिस परेशान थी कि निफ्ल उसे छोड़ने वाला नहीं, लेकिन यूयू ने दिलासा दिया, मैं उन्हें भगा दूंगा। आइरिस उसके पास रहना चाहती थी और यूयू ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि उसका हाथ पकड़ के उसे धी की तसल्ली दी। अब अंधेरा छा गया था। निफ्ल की आर्मी के सोल्जर्स तैनात थे, अटैक के लिए तैयार। यूयू ने आइरिस को रुकने कहा और खुद स्टन वेपन्स लेने की बात की, लेकिन मुश्किल ये थी कि सामने वाले असली फायर आर्म्स लिए हुए थे। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन एक एक करके यूयू ने उन्हें गिरा दिया। आखिरकार वो मिलिट्री में था, उसकी स्पीड और स्किल्स कमाल की थीं। फिर भी गोलीबारी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। आइरिस इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सब गड़बड़ और गोलीबारी के बाद आखिरकार माहौल थोड़ा शांत हो गया। आइरिस पहले तो टेंशन में थी, लेकिन जब उसने देखा कि यूयू सही सलामत है तो उसका भी दिल हल्का हो गया। लेकिन अचानक पीछे से एक घायल सोल्जर अब भी जिंदा था और यूयू पर वार करने ही वाला था। आइरिस ने बिना सोचे समझे एक शील्ड समन की और यूयू को बचा लिया। यूयू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसे समझाया कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट उसकी अपनी सेफ्टी है। दोनों चट्टान के किनारे पहुंचे। तय था कि अगर लेवाइथन आखिरी डिफेंस लाइन भी तोड़ दे तो अब सिर्फ ये दोनों ही सामने होंगे। तभी मित्सुकी की आवाज गूंजी। उसने साफ कहा कि यू को आइरिस को सौंप देना चाहिए। दोनों में खींचतान शुरू हो गई। कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरा आइरिस को मारने का हक ले। टेंशन इतना बढ़ गया जैसे अब दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। तभी यूयू ने बचपन वाला ट्रिक मारा। अचानक बोला, मैं तुम्हारी अंडरवेयर देख सकता हूं। मित्सुकी शॉक्ड होकर गार्ड छोड़ बैठी और यू ने उसका सिर छूकर जीत हासिल कर ली। ये वही रूल था जो उनके बचपन में चलता था। यूयू ने साफ कह दिया, आइरिस को मारने की बात खत्म। अब हम आखिरी सांस तक साथ लड़ेंगे। शाम का सीन। लिजा ने पूछा कि यू और आइरिस यहां क्यों हैं। आइरिस ने सच्चे दिल से माफी मांगी और यू ने जोर दिया कि आइरिस शायद उनकी जीत की कुंजी हो सकती है। तभी लेवाइथन का दबदबा पास आते ही सबकी रूह कांप गई। लिजा चाहती थी कि आइरिस शेल्टर में चली जाए, लेकिन आइरिस ने साफ कहा कि अब वो भागेगी नहीं। उसके हाथ में जो स्टाफ था, उसकी पावर ने सबको थोड़ी ताकत दी और उसी के कारण मॉन्स्टर की ग्रेविटी शील्ड टूट गई। यही मौका था। सबने मिलकर अटैक किया, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से। ऐसा लगा कि लेवाइथन ढेर हो गया,
लेकिन नहीं, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। आयरिस की पूरी कोशिश के बावजूद वो लगातार बढ़ता चला आया। यूयू को अपने पुराने दिन याद आए जब उसने पहली बार ये ताकत पाई थी, और याद आया कि उसने इड्रासिल से किया गया पैक्ट, जिसकी कीमत थी उसकी यादें। वर्तमान में मित्सुकी ने बो को सीधा आयरिस पर तान दिया। तभी यूयू उसके सामने आ गया। उसे रोकते हुए बोला, मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो आयरिस के पास गया और उसके स्टाफ की पावर मांगी ताकि बचपन का अधूरा पैक्ट पूरा कर सके। यादें फिर से चमकी और एक विशाल हथियार उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसका टारगेट सिर्फ लेवायथन था। यूयू का घातक वार और मित्सुकी का दिव्य तीर दोनों मिलकर उस दैत्य को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लेवायथन गायब हो गया। सब खत्म हो गया। यूयू बस आयरिस की तरफ मुस्कुराया और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। सीन बदलकर अगली सुबह यू अपने कमरे में था। लोकी का मैसेज आया उसकी तारीफ करते हुए और कहते हुए कि अब वो यूयू के साथ काम करने में खुश है। तभी फोन फिर बजा। मित्सुकी उसे चेक करने आई थी कि भाई अभी ठीक है या नहीं। यू ने अपनी बहन को चिढ़ाया भी। रात का सीन, यू और आयरिस बीच पर मिले। आयरिस ने कहा कि वो दोस्त बनना चाहती है। यूयू ने हंसते हुए कहा कि हम तो पहले से ही दोस्त हैं। ये सुनकर आयरिस हैरान रह गई, फिर भी शुक्रगुजार हुई। वो बोली कि उसने जो चाहा था यूयू ने सब पूरा किया और अब वो उसका आभार जताना चाहती है, एक किस के साथ। शायद उसी किस ने सब कुछ बदल दिया। शांत रात, लेकिन फिर अंधेरे में धीरे धीरे एक साया उभरा। टीयर। उसके सामने एक लाल गुलाबी चमकता क्रिस्टल था जो बिस्तर पर गिरा, जहां पहले से 4 क्रिस्टल रखे थे। लगा था सब शांति से रहेगा, लेकिन अचानक बाहर से एक फ्लेयर अंदर फेंका गया। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और फिर एक एक करके सबको इलेक्ट्रोशॉक देकर बेहोश कर दिया गया, सिवाय टीयर के। डरी हुई टीयर ने अपना टेडी बियर कसकर पकड़ लिया। सामने से कोई और बढ़ा, हाथ बढ़ा, लेकिन करंट की वजह से पीछे धकेल दिया गया। सफेद मास्क चमक रहा था, ऊंचाई पर उठकर मानो पूरी रात को चीर रहा हो। रात के उस सस्पेंस वाले सीन में मास्क हटाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यूयू ही था। टीयर यानी कि आंसू उसकी आंखों में देखकर भी कुछ समझ नहीं पाई, बस सवाल किया। यूयू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तू एक ड्रैगन है। सुबह सुबह मित्सुकी की चीख से यूयू जागा, ऊपर भागा और दरवाजा धड़ाम से खोला तो सामने मित्सुकी पूरी नंगी बैठी थी, हाथ से सीना ढके हुए। यूयू मासूमियत में आगे ही बढ़ रहा था कि तुरंत उसे हुक और किक मारकर बाहर फेंक दिया गया। बाद में आसमान साफ दिखा और मित्सुकी ने उसे जमकर डांटा कि नग्न अवस्था में कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। उसी वक्त यूयू ने अपने हाथ पर एक अजीब सा सिंबल देखा, बिल्कुल वही जो पहले उसने आयरिस के कमर पर देखा था। क्लास पहुंचा तो लिसा ने खुद आगे बढ़कर उसे ग्रीट किया। यूयू तो हैरान रह गया, लेकिन लिजा ने बस नॉर्मल तरीके से कहा कि लेवाइथन मिशन में उसकी मदद के लिए वो ग्रेटफुल है और उसे अपना अप्रेंटिस मानती है। यूयू कुछ समझा नहीं, लेकिन आयरिस की सीट खाली थी तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। आयरिस को देखते ही उसने पुकारा। आयरिस चौंक गई और अपना स्कर्ट पकड़ लिया। कुछ टेंशन वाली बातें बोली जो यूयू समझ नहीं पाया। आज थोड़ा अलग था, स्पेशल हेल्थ एग्जाम होने वाला था। फर्स्ट और सेकेंड पीरियड स्वैप हो गए और यूयू को अलग से चेकअप के लिए बुलाया गया। वो पहुंचा प्रेसिडेंट के रूम में। सामने शार्लेट थी जो इस बार मिडगार्ड संभाल रही थी, और साथ में उसकी सेक्रेटरी मिका। शार्लेट ने पहले तो वेलकम किया, लेकिन तुरंत टोन बदलकर कहा कि अगर किसी लड़की ने लड़के का शरीर देख लिया और अराउज्ड हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो यूयू पर चिल्लाने लगी और उसका चेकअप स्टार्ट किया। उसने यू का हाथ पकड़ा जिस पर ड्रैगन क्रेस्ट था, बड़बड़ाई और अचानक उसका हाथ चाट लिया। यूयू तो शर्म से लाल हो गया। खैर, चेकअप खत्म हुआ और पता चला ये एग्जाम असल में स्टूडेंट्स के ड्रैगन क्रेस्ट चेक करने के लिए था। बड़े स्क्रीन पर दिखा कि बेसिलिस्क यानी रेड ड्रैगन अपने सहारा के ठिकाने से निकल चुका है। शार्लेट ने यूयू को एक्सपीडिशन में जाने का ऑफर दिया, लेकिन मिकाहा ने वही रोक दिया। उधर आयरिस का चेकअप हुआ और बाहर निकलते ही वो कमजोर होकर गिर सी गई। दूसरी तरफ मित्सुकी स्टेज पर खड़ी थी और नए दोस्तों का इंट्रो करवा रही थी, हानोका और टियर, जो बेसिलिस्क के टारगेट थे। यूयू को टियर जानी पहचानी लगी। समझ आया कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। मित्सुकी ने बताया कि उसके सिर पर जो हॉर्न है वो ड्रैगन क्रेस्ट से नहीं बल्कि डार्क मैटर से बना है। लेकिन जैसे ही मित्सुकी ने कहा कि टियर ह्यूमन है, वो गुस्से में आ गई और बोली, नहीं, मैं ड्रैगन हूं। फिर उसने अपनी पावर छोड़ दी। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। बिजली के करंट ने सब लाइट्स उड़ा दी। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। जब लाइट्स वापस आईं, तो टियर ने सीधे यूयू का चेहरा देखा और दौड़कर उसे कसकर पकड़ लिया। बोली, मैं तो ड्रैगन की दुल्हन बनने के लिए पैदा हुई हूं
और यूयू, तू मेरा पति है। यूयू शॉक्ड हो गया, बस मजबूरी में एक राइस स्माइल दे पाया। वो टियर को मिस हरुका के पास ले गया और सब समझाया। हरुका चाहती थी कि टियर यूयू की क्लास में ही रहे ताकि वो उसे गाइड कर सके और आइरिस जैसी गलती ना हो। मित्सुकी ने खुद भी उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। टियर काफी नाइव निकली और मित्सुकी को लगा कि इससे आगे और झंझट आने वाला है। क्लास में एंट्री हुई तो आइरिस ने बहुत प्यार से टियर को ग्रीट किया, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और सीधे यूयू की सीट पर जाकर उसकी गोद में बैठ गई। जिद पकड़ ली और सब लड़कियां, यानी कि खासकर लिसा, झल्ला गई। घर लौटते वक्त भी उसने यूयू को कसकर पकड़ लिया और पीछे चल रही आइरिस का दिल टूट सा गया। फिर यूयू और टियर समुद्र किनारे टहल रहे थे, बातें कर रहे थे और पीछे खड़ी आइरिस उदास आंखों से देख रही थी। वही जगह थी जहां उसने पहले यूयू को किस किया था। आइरिस के दिल में जलन साफ थी। उसे लगा कि ये क्या बात हुई, हर वक्त टियर ही यूयू के पास रहती है। यूयू टियर को घर ले आया और पीछे पीछे आइरिस भी आ गई। जैसे ही आइरिस यूयू के रूम में घुसी, टियर अचानक अंदर घुसकर उसे धक्का देकर बाहर निकालना चाहती थी। बोली, ये मेरा नेस्ट है। मित्सुकी बीच में आई तो मामला थोड़ा शांत हुआ। सबने मिलकर पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के टाइम टियर ने सब जवाब सही दिए। फिर खुशी में यूयू को गले लगाकर बोली, चलो अब मेरे साथ नहाने आओ, ये मेरा रिवॉर्ड है। आगे पीछे दोनों बहस कर ही रहे थे कि मित्सुकी फाइनल डिसीजन ले लिया। सब लोग साथ में नहाएंगे, लेकिन स्विम सूट्स उतारने की इजाजत किसी को नहीं है। रात में आइरिस और टियर तो सो गई, पर यूयू और मित्सुकी बालकनी में खड़े बात कर रहे थे। मित्सुकी ने बताया कि किसी ने कहा था टियर को उस ऑर्गेनाइजेशन ने पाया था जो ड्रैगन्स की पूजा करता था। उनके लिए टियर कोई देवी थी। वही लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, जिससे उसने खुद को ड्रैगन जैसा मानना शुरू कर दिया। सुबह क्लास जाने से पहले यूयू ने टियर को समझाया कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, दूसरों से भी दोस्ती करनी चाहिए। आखिरकार टियर ने माना और सबको ग्रीट किया। सबने भी दोस्ताना तरीके से उसका स्वागत किया। टियर बहुत खुश हो गई और माहौल देख के मित्सुकी और यूयू दोनों को राहत मिली। आइरिस ने भी यूयू से कहा कि उसे भी टियर की तरह उसके पास बैठने दो, पर यूयू ने मना कर दिया। आइरिस उदास होकर पूरी क्लास डेस्क पर सर झुकाए बैठी रही। धीरे धीरे टियर की और बाकी लड़कियों की दोस्ती हो गई। सब मिलके खाना खाने लगे, पढ़ाई करने लगे, जैसे सालों से दोस्त हों। लेकिन लीसा, जो टियर को हर वक्त यूयू से चिपके देख रही थी, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने खुद टियर को ट्रेन करने का ठान लिया। यूयू और लीसा ने दोनों ने मिलकर टियर को डार्क मैटर यूज करना सिखाया। टियर ने इमेजिन वेपन बनाने की कोशिश की। उसी वक्त अचानक उसके सामने अतीत का कोई मिस्टीरियस बंदा और उसकी आवाज गूंज उठी, तू एक ड्रैगन है, याद कर। टियर का पावर कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके चारों ओर एक भयंकर टॉर्नेडो बन गया। यूयू और लीसा घबरा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टियर अब खुद जैसी नहीं रही, जैसे अंदर से कोई और उसे पकड़ के चला रहा हो। लीसा उसे समझा रही थी कि इमेजिन वेपन कैसे बनाते हैं ताकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल में रहे। ये सुन के टियर ने आंखें बंद की और सोचा, मेरी सारी पावर वेपन बनाने में लग जानी चाहिए। चारों ओर छोटे छोटे चिंगारियां निकली और धीरे धीरे एक बड़े एनर्जी बॉल में बदलने लगी। लेकिन तभी वो काला लबादा पहने रहस्यमय शख्स फिर सामने आया और टियर को फिर से बहकाया। उसने कहा, ये सब झूठ है, सब भुला दे, असली ड्रैगन फॉर्म बाहर निकाल। टियर के मन में परिवार की प्यारी यादें आईं, लेकिन तुरंत ही सब आग में चलकर गायब हो गई। फिर से वो आवाज, सच को मान, तू ड्रैगन है। बाहर टियर के चारों ओर पर्पल एनर्जी फैल गई। अचानक उसने आंखें खोली और बोली, हाँ मैं ड्रैगन हूं। साथ ही उसके पंख निकले, हाथ पैर बदलने लगे और शॉकवेव चारों तरफ फैल गए। लीसा डर के पीछे हटी। यूयू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से गलत जगह छू लिया और 2-3 बार दबा भी दिया। दोनों शर्मा गए, पर तुरंत ध्यान वापस टियर पे लगाना पड़ा। अब टियर पूरी तरह ड्रैगन में बदल चुकी थी, क्योंकि उसका इमेजिन वेपन भी ड्रैगन के रूप में आया था और उसने खुद को ड्रैगन मान लिया था। बिजली और तड़ितवार फिर से बरसने लगे। हालात देख के लीसा ने फैसला किया कि हमें टियर को ड्रैगन से अलग करना ही होगा। उसने अपना वेपन गंगनीर बुलाया और सीधा ड्रैगन की ओर फेंक दिया। अगले ही पल आग का धमाका हुआ और ज्वालाएं ड्रैगन की ओर फट पड़ी। जब एरो टियर की विंग में घुसा ना, तुरंत उसकी विंग हील हो गई और वापस नॉर्मल बन गई। काफी टफ था, पर लीसा ने डिसाइड कर लिया था कि वो टियर को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। उसने दोनों विंग्स पे अटैक करना कंटिन्यू किया और अपना पियर्सिंग टेक्निक यूज करती रही। उसी टाइम अचानक टियर जाग गई और अपने ड्रैगन फॉर्म से अलग हो गई। वो लड़की ऊपर से सीधे गिरने लगी। तब यू भाग के गया और उसे कैच कर लिया। बार बार उसका नाम बुलाता रहा। टियर एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर फेंट हो गई। उसके बाद सब उसे एक रूम में ले गए रेस्ट करने के लिए। यूयू उसके पास बैठा रहा, उसका वेट कि वो उठ जाए और बात करे। जब वो थोड़ा बाहर निकला तब उसने देखा कि हनोका अपनी शर्ट निकाल के अपने बैक का वूंड चेक कर रही थी। यूयू शर्मा गया और तुरंत माफी मांगी, पर फिर भी उसे चांस मिला हनोका से प्रॉपरली मिलने का। उसे पता चला कि ट्रेनिंग के टाइम गलती से उसके ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में चोट लग गई थी।
यूयू ऑकवर्ड फील कर रहा था और जाने लगा, पर हनोका ने उसे रोक लिया और कहा कि उसके बैग में मेडिसिन लगा दे। यूयू ने पोलाइट होकर कॉटन एंटीसेप्टिक में डिप किया और उसके वूंड पे लगाने लगा। तभी बातचीत में उसने जाना कि हनोका की अपनी मॉम से थोड़ी कोल्ड रिलेशनशिप थी और उसका कोई फादर भी नहीं था। बचपन से ही वो इंडिपेंडेंट थी। ये सुन के यूयू ने तुरंत उससे दोस्ती जताई और कहा कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो बस कह देना, मैं हमेशा रेडी हूँ। जब ये सब हो रहा था तभी एक फोन कॉल आई जिसमें बताया गया कि ड्रैगन गॉड कल टीयर को रेस्क्यू करने वाला है। पर मिडगार का डिफेंस सिस्टम इतना टाइट था कि अभी तक कोई घुस नहीं पाया था। इसलिए डिसाइड हुआ कि एंटी निफिल यूनिट किल्ली को भेजा जाएगा और जब वो आएगा तो काफी कैजुअलिटीज होंगी। लोकी ने इस केस को ल्यूटिनेंट मोनो यूओ पे छोड़ दिया। फोन कट होते ही टियर भाग के आई और पूछने लगी कि वो क्यों फेंट हुई थी और लीसा और सब कहाँ थे। यूई ने उसके दोनों शोल्डर्स पकड़ के उसे काम किया और कहा कि बाहर चलते हैं बात करने। उसने टियर को सब सच बताया कि वो ड्रैगन बन गई थी और लीसा को चोट पहुंचाई थी और ट्रेनिंग रूम भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उसने ये भी बोला कि ये उसकी गलती नहीं थी। उसने बस एक चीज प्रॉमिस करने को कहा कि आज के बाद अपने आप को ड्रैगन मत समझना, तुम एक ह्यूमन गर्ल हो। पर डियर ने मना कर दिया। उसने अपनी पावर समन की और कहा कि वो ड्रैगन है, इसी वजह से उसके पास ये स्ट्रेंथ है। यूयू ने समझाया कि अगर तुम्हें लगता रहा कि तुम ड्रैगन हो तो तुम कभी भी यूयू और सबके साथ नहीं रह पाओगे। फिर उसने ये भी रिवील किया कि टियर के जो पेरेंट्स थे वो फेक थे। असल में तो वो जलकर राख हो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ किल्ली ही था। ये सुन के टियर रोने लगी और यूयू का दिल टूट गया। उसने उसे हक किया और कंसोल किया। कुछ देर बाद यूयू से वापस सबके पास ले गया। सब लोग उसका स्वागत करने लगे। टियर शर्मा के यूयू के पीछे से आई और सबसे माफी मांगी। सबने हंसी में कहा कि कोई बात नहीं, पर लीसा अलग थी। उसने आके टियर के सिर पे एक थप्पड़ जैसा मारा और कहा कि जो गलती करते हैं उन्हें पनिश भी होना चाहिए, पर तुमने तो अपनी गलती सुधार ली है। फिर उसने उसे हक किया और स्माइल करके रियश्योर किया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी आयरिस के दिमाग में एक आइडिया आया कि कल सब लोग साथ में आउटिंग पे चलें। सबने एग्री किया और डिसाइड हुआ कि ग्रीन बीच पे जाएंगे जहां वेव्स के साथ एंजॉय करेंगे। अगले दिन आयरिस ने अपना नया बिकिनी दिखाया और वेव्स से खेलती हुई मस्त लग रही थी। यू ने उसकी तारीफ की कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, जिस पर आयरिस लाल हो गई और गिर पड़ी। तभी टियर ने भी कॉम्पिटिटिव फील करके यू से पूछा कि वो कैसी लग रही है। यू ने कहा क्यूट, पर टियर को सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए था, ब्यूटीफुल। उसने आयरिस को चैलेंज कर दिया। पहला गेम सैंड कासल का था, जिसमें रूल था कि जो स्टिक गिराएगा वो हारेगा। टियर जीत गई और सब मजा करने लगे। तभी लीसा और दूसरे ग्रुप भी आ गए और अपने स्विम सूट्स में फन ज्वाइन करने लगे। यू ने लीसा की भी तारीफ कर दी कि वो खूबसूरत लग रही है, पर इस बात से मित्सुकी जेलस हो गई और यू पे बॉल फेंक दिया। मित्सुकी ने गुस्से में बोला कि ये सब हरासमेंट है। यू ने अपना बचने का तरीका यूज किया और उसकी तारीफ कर दी कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। पर मित्सुकी ने एटीट्यूड में कहा कि वो दूसरी लड़कियों की तरह जल्दी ब्लश नहीं करती, लेकिन जैसे ही यू ने उसे प्रेज किया, वो भी लाल हो गई और यू का कान खींच लिया। सीन फिर शिफ्ट हो गया टियर और आयरिस पे, जहां स्टिक का गेम चल रहा था। हर बार टियर ही जीत रही थी, उसका स्टिक कभी गिरता ही नहीं था। उसके बाद सबने बीच आउटिंग और भी एंजॉय की। कोई फिशिंग कर रहा था, कोई धूप सेक रहा था, कोई बुक पढ़ रहा था और बातें कर रहा था। सीन एकदम पीसफुल और मस्त था। शाम को सबने बीच पे वॉलीबॉल खेला। थोड़ा साइड में आरियला और म्यावा बैठे थे फिशिंग रॉड्स लेके, पर शाम तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। प्रिंसिपल को भी मजा आ गया और वो भी ग्रुप के साथ मस्ती करने आ गईं। फिर सबने बीबीक्यू ग्रिल किया बीच पे एकदम मजे और टेस्ट के साथ। रात को यूं चुपचाप सबको देख रहा था। सब एंजॉय कर रहे थे, पर वो थोड़ा अलग और अकेला लग रहा था। प्रिंसिपल उसके पास आई और उससे बातें शेयर करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने गाने और डांस करने का मूड बनाया, पर माइका ने उसके सिर पे थप्पड़ मार के उसे वापस काम करने भेज दिया। उस रात लाउंज रूम में यू किल्ली के बारे में इन्फो रीड कर रहा था। पता चला कि वो ड्रैगन गॉड कल्ट की लीडर थी। 3 साल पहले उस पर 300 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स का शक था। वो फायर सिस्टम की थी और बिना टच किए ही सब कुछ जला देती थी। उसने अपना जीवन ड्रैगन की तरह जीना चूज किया था। यूं चाहता था कि टियर कभी ऐसी ना बन जाए। वो अपने दांतों को कस रहा था, गुस्से में अपना फिस्ट टाइट कर रहा था। तभी अचानक अर्थक्वेक हुआ। यू तुरंत अलर्ट हो गया, पर बाहर देखा तो पूरा एरिया आग से जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने किल्ली के बारे में पढ़ा था। बाहर से एक ड्रैगन घुस आया था अटैक करने। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे और एक ब्लू रैंक ड्रैगन इन्फिल्ट्रेट कर गया था। वो था ब्लू हैकेटोनस। यू टेंशन में बाहर गया देखने, समझ नहीं पाया ये यहाँ क्यों आया है। प्रिंसिपल शॉक में थी कि एकेडमी की डिटेक्शन सिस्टम ने इसे पकड़ा क्यों नहीं, पर अब आया था तो फाइट करनी ही थी। सिचुएशन काफी ट्रबलसम लग रही थी। तभी लाउडस्पीकर पे अनाउंसमेंट आई, स्टूडेंट्स प्लीज काम डाउन एंड मूव टू द शेल्टर। एकेडमी के पास अभी मत आओ। फिर कंफर्म हुआ कि हैकेटोनस का मेन टारगेट टियर लाइटनिंग है। यह सुनकर टियर बहुत ज्यादा डर गई,
लिसा ने जेंटली उसे रीअश्योर किया और टियर थोड़ी काम हो गई। मित्सुकी ने बोला कि लिसा को टियर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और यू, जो हमेशा टियर के साथ होता था, उसे मित्सुकी ने एक और काम दिया, क्योंकि टियर यू पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी और यू भी हमेशा वही एक्शन लेता था जो सबको सही लगता था। टियर ने यू को जाते देखा और टेंशन में आ गई, पर यू ने उसे प्रॉमिस किया कि वो वापस आएगा। उसके बाद मित्सुकी ने ऑर्डर्स दिए, वायरल और रेन रूफटॉप पे जाके पोजीशन लें, आयरिस उसके और यूओ के साथ टीम अप करे और आरियला स्काई में जाके रिपोर्ट करे। हर जगह एकदम फुल प्रिपरेशन हो गया, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो ड्रैगन रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी ये ड्रैगन्स क्यों दुनिया भर में रैम्पेज करते हैं, कोई जानता ही नहीं है। हरुका ने वार्निंग दी कि उस ड्रैगन को मारने की कोशिश मत करना, हेकाटोलस को मारना पॉसिबल ही नहीं। अगर उसे चोट भी लगे, वो तुरंत हील हो जाता है। निफिल ने भी पहले ट्राई किया था उसके बॉडी को गैस एक्सप्लोजिव से कवर करने का, पर उसने फिर भी रीजनरेट कर लिया था। अब सिर्फ डिफेंस पे ध्यान देना था ताकि कैजुअल्टीज कम हों। पर यू अलग सोच रहा था। उससे लग रहा था कि कोई और वे हो सकता है। उस ड्रैगन को देखते ही उसे अपने पास्ट की याद आई, जब वो छोटा था और पावर के लिए तरसता था। तभी उसने वो पैक्ट एक्सेप्ट किया था, उसने यूनिफिकेशन करके फायर किया था। ये सब याद करके उसने मित्सुकी से पूछा कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। क्या वो चाह रही थी कि वो फिर से उस ड्रैगन से फाइट करे जैसे 3 साल पहले? मित्सुकी ने कंफर्म किया कि हाँ, अभी सिर्फ यूं ही एक ऐसा बंदा है जो इस ड्रैगन को थोड़ा भी पुश बैक कर सकता है। मित्सुकी के मन में यही फाइनल प्लान था, क्योंकि अगर फिर से वही हुआ जो 3 साल पहले हुआ था, तो मिडगार को बहुत भारी लॉस उठाना पड़ता। और उसे सबसे ज्यादा डर था कि यू फिर से वही पावर यूज करे। लेकिन यूयू के लिए ये सब मैटर नहीं करता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो टियर और एकेडमी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। रूम के अंदर टियर डर के मारे लीसा को टाइटली हग किए बैठी थी। लिसा उसे शांत कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि सब ठीक होगा। टियर के चेहरे पे डर था, उसे लग रहा था कि यू शायद जीत नहीं पाएगा। तब लिसा ने जेंटली उसे कहा कि औरत का वर्च्यू होता है अपने आदमी पे ट्रस्ट करना और वेट करना। यह सुनकर टियर थोड़ी स्ट्रांग फील करने लगी। लेकिन सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं थी। जैसे ही लिसा के वर्ड्स खत्म हुए, एक तेज धमाका हुआ और पूरे रूम की लाइट्स चली गई। किल्ली आ चुकी थी। उसने बस उंगली स्नैप की और लीजा के बिल्कुल पास एक ब्लास्ट हुआ। लिसा ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना फॉर्म चेंज कर लिया और टियर के आगे खड़ी हो गई। किल्ली के चेहरे पे एकदम काम एक्सप्रेशन था, जैसे उसके लिए सब खेल हो। लिसा का स्पीयर सीधा किल्ली की तरफ गया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना हुआ हो। एक और स्नैप और लिसा पीछे गिर गई। किली धीरे धीरे लिसा की तरफ चलने लगी, उसकी आंखों में एकदम कोल्ड गेज। उसके फिंगर टिप पे एक चमकती रोशनी थी। लिसा ने तुरंत टियर को पकड़ा और उसके साथ भागती रहीं, पर जहां भी गईं, किल्ली बस एक एक कदम पीछे थीं। हर स्टेप के साथ आग फैलती जा रही थी। दोनों चुपके एक क्लोज्ड रूम में छुप गए। बाहर एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन रहे थे, जो और पास आती जा रही थी। अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लीजा ने डिसाइड किया कि वो खुद टियर को प्रोटेक्ट करेगी। उसने गोंगनीर समन किया और किली पे रिलेंटलेस अटैक करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही टियर को बोला कि भाग जा, लेकिन किली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसने सिर्फ एक ग्लैंस से लीजा को अनाहिलेट कर दिया। दूसरी तरफ यू को एक जोर का धमाका सुनाई दिया और वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसने सबसे पूछा, पर किसी और ने कुछ नहीं सुना। तब उसे लोकी की कॉल याद आई थी, जिसमें कहा गया था कि ड्रैगन गॉड कल्ट टियर को रेस्क्यू करने वाला है। तभी उसके दिमाग में स्ट्राइक किया, ये सब एक डाइवर्जन था। किली ऑलरेडी इनसाइड थी और टियर डेंजर में थी। तभी टियर के थाई पे एक नया मार्क अपीयर हुआ। किली उसके पास आई और उसे उठा लिया। लीजा ने स्ट्रगल करते हुए वापस किली को रोकने की कोशिश की, पर किली ने बिना दया के उसे फिर से स्ट्राइक किया। एक सर्ज ऑफ पावर स्काई तक शूट कर गया। सबने उसे देखा। साथ ही एकेडमी के पास का ड्रैगन भी मूव करने लगा। जब किली टियर को लेकर निकल रही थी, तभी यूयू आ गया और उसने टियर को कैच कर लिया। बस उस मोमेंट पर जब किली स्नैप करने वाली थी, यू ने तुरंत उस पर बुलेट फायर किया, पर वो उसके शील्ड से ब्लॉक हो गया। फिर किली ने यू के वेपन को हीट करके मोल्टन स्लज बना दिया। यू ने देखा कि उसका वेपन एक स्लाइमी मेस बन गया है। उसे समझ आ गया कि ये टेक्निक मैटर ट्रांसम्यूटेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है। किली ने कामली बोला कि वो बस टियर को वापस बेसिलिस्क ले जाना चाहती है, वही उसकी असली जगह है। और उसने ब्लेम भी टियर पे डाला कि उसने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए लीजा को मानना पड़ा। ये सुनकर यू गुस्से में अटैक करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक डाउट भी था। अगर ये मैटर ट्रांसम्यूटेशन है तो डार्क मैटर बिखना चाहिए था। उसके सोचने से पहले ही किली ने स्नैप किया और यू का वेपन और भी वैनिश होने लगा। फिर उसने यू को ब्रूटल तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। टियर ने सब अपनी आंखों से देखा। उसे अपने पेरेंट्स याद आ गए जब वो जिंदा जल गए थे। उसने किली से भीख मांगी कि यू को छोड़ दो,
किली ने उसकी कंडीशन देखकर यू को बचा लिया, पर फिर टीयर को फोर्स किया कि वो मान जाए। उसने कहा कि अब तुम्हें ड्रैगन बनना होगा, बैसिलिस्क की ब्राइड बनके तुम सबको खुश करोगी, तुम खुद भी। टीयर ने स्टूडेंट्स के साथ अपनी खुशी को याद किया, उसके आंसू निकल आए। उसने फर्मली रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि वो बैसिलिस्क की ब्राइड नहीं बनना चाहती, वो तो यू की ब्राइड बनना चाहती है, और वो हमेशा ह्यूमन ही रहना चाहती है। किली को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने स्नैप की और अपने फिंगर टिप से एक डेंजरस एनर्जी सर्ज निकाला। उसने डिसाइड कर लिया कि टीयर को इंसान के रूप में रहने का चांस ही खत्म कर देगी। यू ने पूरी जान लगा के रश किया, पर वो रोक नहीं पाया। टीयर डर के मारे कांप रही थी। उसे ऐसे देखकर यू का गुस्सा फूट गया। उसने तुरंत लेवायथन की पावर अनलीश की और एक धमाके के साथ किली को दूर उछाल दिया। किली ने उस पावर को पहचाना और चिल्लाई, यही है तुम्हारी असली शक्ति, यू मुझे टीयर दे दो। लेकिन यू ने सीधा रिफ्यूज कर दिया। किली ने वार्निंग दी, आज टीयर को मुझे नहीं दिया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यू कुछ और सोच भी नहीं पाया था कि तभी अकेडमी के अंदर वो बड़ा ड्रैगन घुस आया और जो भी सामने आया उसे तोड़ता, गिराता, डिस्ट्रॉय करता चला गया। अब यू के सामने दो प्रॉब्लम्स खड़ी थीं, किली और वो जाइगैंटिक हैकाटॉन ड्रैगन। यू के दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश हुई, वो दिन जब मॉन्स्टर्स दुनिया में घुस आए थे और इंसानों की लाइफ खतरे में थी। उसने याद किया अपने स्टूडेंट्स के साथ किया हुआ स्ट्रगल, उनके साथ लड़ी गई फाइट्स, और अभी अभी उसने टीयर से मिली थी, एक चुलबुली और प्यारी लड़की जो अभी अपने ही वजह से अकेडमी के लिए विनाश ले आई थी। किली वापस सामने आई और बिना दया के लीजा को चोट पहुंचाई। टीयर को फोर्स करने लगी अपने साथ चलने के लिए। टीयर ने मना कर दिया, गुस्से में आई, पर किली ने उसे ब्रूटली सप्रेस कर दिया। टीयर इंजर्ड होकर यू की बाहों में फेंट हो गई। यू ने गुस्से में किली से पूछा, तुम आखिर हो कौन? किली ने मिसगाइडिंग आंसर दिया, मैं एक डी हूं। यू को इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। किली ने बस एक मॉकिंग लाफ किया और बोला, मेरी असली आइडेंटिटी वो तो तुम्हें खुद डिस्कवर करनी होगी, और फिर एक स्मॉक के साथ वैनिश हो गई। अब यू के सामने सबसे बड़ा थ्रेट बचा था वो कोलोसल ड्रैगन जो स्टेडिली एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था। मित्सुकी ट्रांसमीटर पे बार बार यू को बुला रही थी। पूरा कैंपस टेंशन में था। स्टूडेंट्स सब बीच की तरफ देख रहे थे जब अचानक यू की आवाज डिवाइस पर सुनाई दी। सबने एक साथ चैन की सांस ली। ड्रैगन धीरे धीरे आइलैंड के अंदर घुस रहा था। यू ने टीयर को अपने कंधे पे उठा रखा था और तुरंत मित्सुकी से करंट सिचुएशन पूछी। मित्सुकी के मैप पे एक प्लान बना, मॉन्स्टर को डाइवर्ट करके एकेडमी से दूर करना। अरियाला ने बोला, ये कैसे पॉसिबल है, डायरेक्शन चेंज करवाना मुश्किल है। तब मित्सुकी के दिमाग में एक आइडिया आया, हवा का यूज करके उसे समंदर की तरफ ढकेल दो, फिर हम उस पे फुल अटैक करेंगे। सबने तुरंत अग्री किया। यू ने टीयर को एक सेफ स्पॉट पे छोड़ना चाहा, लेकिन उसने उसके कंधे से अपना हाथ पकड़ लिया और नीचे उतर गई। टीयर ने क्लियरली बोला कि वो सबके साथ मिलकर लड़ना चाहती है, अब भागना नहीं चाहती। आयरिस ने मना किया क्योंकि मॉन्स्टर का मेन टारगेट वो थी, पर टियर ने अपना रिजॉल्व दिखाया, मैं अब डी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ूंगी। यू थोड़ा हेजिटेंट था, डर था कि टियर फिर से कंट्रोल लूज कर देगी, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर उसने उसकी बात मान ली। तभी मॉन्स्टर ने अपना राउट बदला और सीधा टियर और यू की तरफ आने लगा। मित्सुकी ने तुरंत अपॉर्चुनिटी समझी और अपनी स्क्वाड को बैटल स्टार्स में ला दिया। मॉन्स्टर को स्टूडेंट्स ने हर तरफ से अटैक्स किए, फ्लेम्स, लाइटनिंग, मैजिक स्ट्राइक सब लगातार गिर रहे थे। मॉन्स्टर कोलैप्स तो हुआ पर रुका नहीं, उसका एक बड़ा हाथ टियर की तरफ आगे बढ़ गया। टियर ने डेस्परेशन में अपनी शक्ति जगाई, उसके पीछे से एक बड़े लाइटनिंग विंग्स फैल गए। उसके थंडर ने मॉन्स्टर को घेर लिया, पर वो बीस्ट फिर भी अनस्टॉपेबल था। यू ने अपना गन एम किया, तभी उसके दिमाग में इग्ड्रसल की आवाज गूंजी। उसने उस कमांड फ्रेज को रिपीट किया और ट्रिगर दबा दिया। बुलेट ने एक धमाके के साथ मॉन्स्टर को आसमान में उछाल दिया। सब फीमेल स्टूडेंट उस रिपल्शन फील्ड को देखकर शॉक हो गई। यू ने तुरंत सिग्नल दिया, अब सब अटैक करो। सबने अपना पूरा जोर एक साथ लगाया। यू ने टियर की तरफ देखा और बोला कि उसे उसकी शक्ति उधार चाहिए। टियर ने बिना हेजिटेट किए हाँ कर दिया। यू ने अपनी कुछ यादें ट्रेड करके और ज्यादा पावर ली। उसने डिसाइड किया कि अपने दोस्तों को खोने से बेहतर अपनी यादों का सैक्रिफाइस करना है। और फिर मित्सुकी के कमांड पर सबने एक कोऑर्डिनेटेड फाइनल असॉल्ट किया उस मॉन्स्टर पे। पूरा बीच बैटलफील्ड बन गया। जैसे ही मॉन्स्टर को फायरिंग रेंज के अंदर पुश किया गया, तुरंत उस पर कैनन ब्लास्ट किया गया। इस बार वो रीजनरेट भी नहीं हुआ, मॉन्स्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सूरज की रोशनी फिर से आइलैंड पर चमक उठी। सब लोग खुशी से झूम उठे, जीत का मजा सबके चेहरे पे था। यू ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। उसे लगा शुक्र है वो अब तक अपने आप को ज्यादा चेंज नहीं होने दिया। एकेडमी के अंदर प्रिंसिपल रबल से बाहर आई। उसने चारों तरफ का डेवस्टेटेड सीन देखा और गुस्से से भर गई। पर तुरंत ही माइका ने उसके सर पे जोर से थप्पड़ मारा और उसकी बैंड बजाई। मैं कितनी बार बोली थी इतना बड़ा बिल्डिंग डिजाइन मत बना, अब देख क्या हाल हो गया। माइका ने उसे चाइल्डिश बोला और कहा हरुका से सीखो। तभी हरुका भी शेल्टर से बाहर आई। जब उसने स्टूडेंट्स को सेफ देखा, उसके चेहरे पर असली खुशी आ गई। थोड़ा वक्त गुजरा और लीजा भी फाइनल ट्रीटमेंट के बाद होश में आई। टियर तुरंत उसे हक करके रो पड़ी, उसका शुक्रिया किया कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। लीजा भी दिल से टच हो गई और उसे जेंटली कंफर्ट किया। उधर मित्सुकी और हरुका डिस्कस कर रहे थे कि कितना हैवी डैमेज हुआ है। एक तरफ मॉन्स्टर, दूसरी तरफ किल्ली, दोनों को संभालना पड़ा। मित्सुकी का अपना रूम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हरुका ने उसे सजेस्ट किया कि नया जगह ढूंढ ले।
उसी वक्त यू भी अपने रूम के हालात को सोच के परेशान था। तभी आयरिस शर्मा कर सजेस्ट करती है, तुम चाहो तो मेरी रूम में टेम्परेली स्टे कर सकते हो। पर वो बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि टीयर सीधी आ गई और बोलती है, यू तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मेरे साथ रह सकते हो। सब शॉक हो गए। यू ने तुरंत मना कर दिया कि ये बहुत सडन है, पर टीयर जिद पकड़ के बोली, मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जब यू ने रिफ्यूज किया तो टीयर उदास हो गई। यू ने हेल्पलेस होकर समझाया कि इंसानों के रूल्स होते हैं, अभी उनकी शादी की एज भी नहीं है। ये सुन के टीयर फिर से हैप्पी हो गई। उसने यू के चीक पे एक प्यारा सा किस कर दिया और बोला, अब हम ऑफिशियली बिथरोज्ड है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आयरिस तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाई। वो तुरंत यू के पास आई उसे खुद किस करने, लेकिन टीयर ने यू को टाइट हक करके रोक लिया और डिक्लेयर किया कि अब वो सिर्फ मेरा है, शादी के टाइम लिप्स पे किस मैं करूंगी। आयरिस ने तुरंत रिवील कर दिया कि वो तो ऑलरेडी यू को लिप्स पे किस कर चुकी है। ये सुनकर टीयर का चेहरा शॉक और जेलसी मिक्स बन गया। यू बेचारा दोनों के बीच हेल्पलेस खड़ा था। तभी मित्सुकी गुस्से से आई और डिक्लेयर किया, यू मेरी डॉम विंग के साइड वाले रूम में रहेगा और तुम तीनों बहुत ज्यादा नॉइजी हो रहे हो। उसके स्टर्न टोन ने आयरिस और टीयर दोनों को एक साथ सॉरी बोलने पे मजबूर कर दिया। मित्सुकी ने कोल्डली अपना बैक टर्न किया, पर फिर अचानक वापस मुड़कर यू की तरफ देखा और बोला, और असली फॉल्ट तुम्हारा है यू। ये सुनकर यू थोड़ा शॉक हो गया, पर फिर क्वाइटली अपना हेड डाउन करके एक्सेप्ट कर लिया। रात को अपने प्राइवेट रूम में मित्सुकी इंसिडेंट का डिटेल्ड रिपोर्ट लिख रही थी। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर यू को लगा कि वो अंदर ही अंदर सल्क कर रही है। तभी मित्सुकी ने टाइपिंग रोककर यू से सीरियस टॉक स्टार्ट किया। उसने कहा कि मॉन्स्टर के एकेडमी पर आने का रीजन शायद ट्रांसफर होके यहाँ आना था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पर सबसे ज्यादा उसने फ्राउन तब किया जब यू की बुलेट ने ग्रेविटी नलिफाई करके मॉन्स्टर को ऊपर शूट कर दिया था। यू ने कोल्ड स्वेट के साथ ऑकवर्डली कहा कि वो बस टेस्ट कर रहा था, शायद काम कर जाए। मित्सुकी उसकी रेकलेसनेस पे गुस्सा हो गई। उसके मन में डाउट और सीक्रेट्स के बारे में टेंशन बढ़ने लगी। यू भी अपने दोस्तों और अपने लॉस्ट मेमोरीज को याद करने लगा। उसने पावर के लिए अपना पास्ट सैक्रिफाइस कर दिया था। वो चुप हो गया और कुछ बोला नहीं। मित्सुकी को उसकी साइलेंस ने और ज्यादा हर्ट कर दिया। यू अभी कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि मित्सुकी ने अचानक टॉपिक चेंज कर दिया। थोड़ी फ्लस्टर सी होके उसने पूछ लिया, और वो यू और आयरिस का किस क्या था वो? ये सुनकर यू लिटरली फ्रीज हो गया। यू ऑकवर्डली कंफर्म करता है कि वो किस बस एक थैंक यू किस थी आयरिस का मॉन्स्टर फाइट के बाद। उसका जवाब सुन के मित्सुकी अचानक चुप हो जाती है। वो कुछ और नहीं बोलती, बस रूम छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाती है, लेकिन वापस मुड़ के यू को याद दिलाती है कि दोबारा ऐसे मत करना। फिर सबको हैरान करते हुए मित्सुकी सॉफ्टली सॉरी बोलती है, यू के लिए और आयरिस के लिए भी। यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब मित्सुकी हेजिटेंसी होके कहती है कि अनफेयर था आयरिस के लिए, क्योंकि यू का पहला केस उसके साथ हुआ था। ये सुनकर यू एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे वो मेमोरीज अब याद ही नहीं। जब उसने साइलेंस रखा तो मित्सुकी जल्दी से कह देती है कि इट्स नॉट अ बिग डील, तब हम दोनों बहुत छोटे थे, और सजेस्ट करती है कि यू को ना तो उस किस को और ना ही उन पुराने प्रोमिसेस को सीरियसली लेना चाहिए। पर यू तुरंत डिसएग्री करता है। उसका मानना है कि वो मेमोरीज हमेशा काम आती हैं और कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। मित्सुकी उससे आर्ग्यू करती है कि वो प्रोमिसेस से बंधी नहीं रहना चाहती। उसका फोकस अपने आप लड़ाई लड़ने पे है, मॉन्स्टर्स के खिलाफ, एज एन अटोनमेंट। यू फिर से फर्म टोन में डिक्लेयर करता है कि वो इस वॉर को खत्म करेगा और मित्सुकी की खुशी कभी सैक्रिफाइस नहीं होने देगा। उसकी बातों ने मित्सुकी को अंदर तक हिला दिया। वो यू के अगेंस्ट लीन करके रो पड़ी। उसी वक्त एक अनडिफाइंड स्पेस में एक लड़की मित्सुकी को कंफर्ट कर रही होती है, जब उसका फाइटिंग स्पिरिट टूट गया था। पर अचानक सब चेंज हो जाता है। वो लड़की माँ को किसी और की कॉल सुन के पीछे मुड़ जाती है। उसके हाथ स्लिप होके चले जाते हैं। मित्सुकी पैनिक में अपनी दोस्त का नाम चिल्लाती है और फिर एक जर्क के साथ अपने नाइटमेयर से जाग जाती है, वही नाइटमेयर जो उसे हमेशा हॉन्ट करता है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स एकेडमी के कैफे में एक साथ बैठे होते हैं। टीयर सबका ख्याल रखती है और यू के कप में शुगर डालने जाती है। तभी आयरिस क्लोज आके बोलती है, नहीं नहीं, यू को तो ब्लैक कॉफी पसंद है। टीयर थोड़ा एंग्री हो जाती है और बोलती है स्वीट्स के फायदे होते हैं। आयरिस तुरंत शुगर क्यूब डाल देती है। टीयर भी पीछे नहीं हटी और एक और शुगर क्यूब ऐड कर देती है। फिर दोनों एक के बाद एक शुगर क्यूब्स डालते रहते हैं और बाकी सब लोग थक के एग्जैस्परेटेड हो जाते हैं। लीजा तंग आके उन्हें स्कोल्ड करती है। थोड़ा टेंशन कम करने के लिए लीजा कैजुअली अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है टीयर के लिए कि उसने उसे सेव किया था। ये सुन के टीयर मोमेंटली खुश हो जाती है। एटमॉस्फेयर लाइट होने पे यू कैजुअली बोलता है, लीजा तुम वैसे बहुत अच्छी लड़की हो। ये सुनते ही लीजा एकदम स्टार्टल्ड हो जाती है। उसे लगता है यू उसका मजाक उड़ा रहा है। यू तुरंत समझाता है कि वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। फिर वो कंटिन्यू करता है लीजा के लुक्स और अपीयरेंस को प्रेज करना। लीजा एम्बैरस सी हो जाती है।
अब आयरिस और टियर दोनों भी जेलस फील करके यू से साइमल्टेनियसली डिमांड करते हैं उन्हें भी प्रेज करे। पुअर यू फंस जाते हैं उन दोनों के प्रेशर में। लेकिन तभी अकेडमी का कॉल आता है, सबको अर्जेंटली मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। वहां हरुका अनाउंस करती है एक न्यू थ्रेट, एक मॉन्स्टर जो अपने रेड लाइट से सब कुछ स्टोन और सॉल्ट में बदल देता है। उसका डायरेक्शन सीधा आइलैंड की तरफ है और उसका टारगेट फिर से टीआर है। हरुका वार्न करती है कि ये बहुत ही डेंजरस है। उसका सोल्यूशन ये है कि सब एक डिजर्टेड आइलैंड मूव करें और वहां मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करें, चाहे उसके साथ पूरा आइलैंड ही खत्म क्यों ना हो जाए। मीटिंग के बाद आयरिस और यू बीच पे वॉक करते हैं। यू को वरी होता है कि शिप ट्रैवल आयरिस के लिए पेनफुल मेमोरीज वापस ले आएगा, पर आयरिस एकदम ब्राइट स्माइल के साथ कहती है कि वो ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर यू मोमेंटरीली स्टन्ड हो जाता है। उसे प्रेज करता है कि आयरिस हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से उसे सरप्राइज करती है। आयरिस प्राउड एक्सप्रेशन के साथ ग्लो करती है। तब यू कैजुअली कह देता है कि वो उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। ये सुनकर आयरिस स्टन्ड हो जाती है, ब्लश करती है और साइलेंटली सोचती है कि शायद यू के दिल में वो जगह बन रही है। नेक्स्ट डे सब ग्रुप प्लान के अकॉर्डिंग शिप पर निकल पड़ते हैं। प्रिंसिपल दूर से शिप को स्लोली आइलैंड से निकलते हुए देखती है। उसके दिल में सैडनेस होती है, लेकिन उसकी इमोशनल मोमेंट को माइका फिर से एक जोर के आयरन बार हिट से इंटरप्ट कर देती है। शिप पर सब अपकमिंग मिशन डिस्कस करते हैं। तब हरुका अनाउंस करती है कि एक न्यू स्टूडेंट उनके साथ ज्वाइन करेगा, दूसरी क्लास का एक एक्सेप्शनल टैलेंट। वो स्टूडेंट है हनोका। सब उसके रिकॉर्ड सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे वार्मली वेलकम करते हैं। हनोका भी हम्बल होके ग्रीटिंग्स देती है और ग्रुप में एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है। उस वक्त टियर एक्साइटमेंट में दौड़ती आई और अनाउंस किया कि एक डॉल्फिन दिख रही है। आयरिस ने बिना टाइम वेस्ट किए हनोका का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ ही मस्ती करने लग गई। लेकिन यू उनके साथ ज्वाइन नहीं करता, बल्कि कैबिन के अंदर वापस चला जाता है। वहां मियाजावा और फेरल अपने अपने काम में घुसे हुए थे, लेकिन दोनों को सी सिकनेस ने मारा हुआ था। तब भी एक अपने लैपटॉप पे चिपकी है और दूसरी किताब पढ़ रही है। यू ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखा और फिर फेरल की बुक खींच ली। ऑब्वियस है, फेरल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यू कैजुअली कहता है कि वो बुक तभी रिटर्न करेगा जब फेरल सी सिकनेस से रिकवर हो जाए। मियाजावा डेंजर सेंस करते ही अपना कंप्यूटर टाइट हक करके पकड़ लेती है, जैसे कोई उससे छीन लेगा। उनके एक्सप्रेशंस देख के यू थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पोलाइटली बाय बोल के निकल जाता है ताकि दोनों रेस्ट कर सकें। कॉरिडोर में वॉक करते वक्त यू को मित्सुकी और लीजा की आर्ग्यूमेंट की आवाज सुनाई देती है। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसे खींच लिया। मित्सुकी इंसिस्ट करती है कि वो ही गिल्टी है माको के लिए, लीजा को उसके लिए माफ करने की जरूरत नहीं है। पर लीजा इरिटेट होकर बार बार कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है। यू और एरियला दोनों कॉर्नर में छुप के सुन रहे होते हैं, लेकिन इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि क्लियरली ये एक पर्सनल मैटर था। लीजा फाइनली गुस्से में चली जाती है और मित्सुकी खुद को ब्लेम करती रहती है। अपने रूम वापस आके यू पुरानी यादों में चला जाता है। उसे याद आता है कि कई साल पहले मित्सुकी ने गलती से अपनी दोस्त को डेंजर में डाल दिया था। उसे लगता है कि शायद लीजा उस बात के लिए मित्सुकी को हमेशा रिजेंट करती रही है। तभी फेरल उसके रूम में आ जाती है और डिमांड करती है अपनी बुक वापस। यू कैजुअली उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। फेरल कामली कहती है कि वो ठीक है और बिना वार्निंग के उसका हाथ उठा के अपने स्टमक पे रख देती है, जैसे प्रूफ दे रही हो कि उसने काफी खाना खाया है। यू शॉक हो जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। फेरल उसके रिएक्शन पे कोल्ड लुक देती है और फिर से अपनी बुक डिमांड करती है। यू को लगता है वो उसे टीज कर रही है, तो वो थ्रेटन करता है कि वो बुक का एंडिंग रिवील कर देगा। ये सुनकर फेरल इंस्टेंटली गुस्से में आ जाती है। वो उसे दबा के यू को पुश करती है और उसका मुंह कवर कर देती है ताकि वो एंडिंग स्पॉइल न कर दे। यू स्ट्रगल करता है और समझाता है कि उसने कभी वो बुक पढ़ा ही नहीं है। फेरल थोड़ा और एंग्री फील करती है क्योंकि वो अपने आप को फूल समझती है। यू हेजिटेंट टोन में कहता है कि वो जरा साइड हो जाए, लेकिन फेरल सडनली उसके क्लोज आती है और उसके चेस्ट को टच करके उसका हार्ट बीट फील करती है। उसका एक्सक्यूज होता है कि वो फ्यूचर राइटिंग के लिए रिसर्च कर रही है। उस मोमेंट पे यू का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वो कैजुअली बोलता है, अरे ये तो नॉर्मल है, जब कोई ब्यूटीफुल गर्ल क्लोज हो तो वैसे ही होता है। ये सुनकर फेरल स्टन्ड हो जाती है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है यू फ्लर्ट कर रहा है, पर फिर अपने आप को संभालती है और कोल्डली डिनाई करती है। थोड़ी देर के बाद फेरल अपनी रिसर्च गैदर करके रेडी हो जाती है। तब यू कैजुअली बोलता है कि वो लीजा के बारे में और जानना चाहता है। अनएक्सपेक्टेडली फेरल उसकी 3 साइजेस बोल देती है, जिससे यू हेल्पलेस हो जाता है। फिर यू उससे सीरियसली पूछता है मित्सुकी और लीजा के इशू के बारे में और चाहता है कि वो दोनों रिकंसाइल करें। फेरल कामली रिवील करती है कि लीजा एक्चुअली मित्सुकी को माको के लिए ब्लेम नहीं करती। ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाता है।
शाम को यू मित्सुकी को शिप डेक पे बुलाता है। उसे कहता है कि वो अपनी स्टोरी माको के साथ ओपनली शेयर करे। मित्सुकी थोड़ा हेजिटेट करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो यू को होल्ड कर सके ताकि हिम्मत मिले, और फिर वो अपनी पेनफुल पास्ट बताना शुरू करती है। बहुत साल पहले एक बड़े स्टॉर्म के टाइम मित्सुकी ने एक्सीडेंटली माको की हेल्प की थी। माको एक ब्यूटीफुल, रेडिएंट लड़की थी जिसने मित्सुकी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। धीरे धीरे दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए और मित्सुकी को ये भी पता चला कि माको एक्चुअली हरुका की छोटी बहन थी, हरुका जो उसकी आइडल थी। माको ब्रिलियंट थी, एकेडमिक अचीवमेंट्स टॉप लेवल पे, और उसका इनेट कंट्रोल बहुत ज्यादा था। कभी कभी मित्सुकी जेलस फील करती थी, लेकिन माको की जेन्युइन अफेक्शन हमेशा उसकी फीलिंग्स को डिसॉल्व कर देती थी। इतनी दोस्ती हो गई थी कि माको हमेशा मित्सुकी को प्रायोरिटी देती और कभी कभी उसके लिए गलतियां भी कर देती थी। एक बार एकेडमी में एक इमरजेंसी वार्निंग ब्रॉडकास्ट हुई। एक जायंट मॉन्स्टर इन्वेड कर रहा था। स्टूडेंट्स ने तुरंत बैटल फॉर्मेशन ले लिया। जब सब लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, माको अचानक कंफ्यूज्ड सी हो गई और मम्बल किया, मॉन्स्टर मुझे बुला रहा है। सब शॉक हो गए। उस वक्त उसका ड्रैगन सील एकदम से शाइन करने लगा। मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल्स उनकी तरफ फेंके, लेकिन माको ने इवेड ही नहीं किया। मित्सुकी तुरंत उसे पकड़ के साइड में कूद गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो हॉरर के साथ देखा कि दोनों एकदम टेंटिकल्स के बीच में फंस गए हैं। माको कामली खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माको ने मित्सुकी से अर्ज किया कि वो वहां से चले जाएं और खुद सीधा मॉन्स्टर की तरफ चली गई, और फिर वो जाइंट मॉन्स्टर ने माको को पूरा स्वॉलो कर लिया मित्सुकी के सामने। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। माको ने ट्रांसफॉर्म करके एक और पावरफुल मॉन्स्टर की फॉर्म ले ली और वापस उनके सामने अपीयर हो गई। मित्सुकी अपनी एगनी में स्क्रीम कर रही थी, पर माको फिर भी अपनी फ्रेंड को कंफर्ट करती रही। मित्सुकी ने अपनी बो उठाई और सीधा मॉन्स्टर पर एरो चला दिया, उस पर काफी इंजुरी डाली। उसकी एंटीमैटर स्किल देख के सब लोग स्टन्ड हो गए। हरुका के कमांड भी उसके कान तक पहुंचा, जिसमें बोला गया कि अटैक कंटिन्यू करें। मित्सुकी हेजिटेंट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो माको को हर्ट करेगी, लेकिन हरुका हार्ट ब्रोकन होने के बावजूद स्ट्रांगली इंसिस्ट करती है कि माको को कंटिन्यूअसली मित्सुकी को एनकरेज करती हैं कि एरो एम करें अपनी तरफ। मित्सुकी डिस्पेयर में चिल्लाती है क्योंकि उसके हाथों से उसका डियरेस्ट फ्रेंड हर्ट हो रहा है। इस सब के बाद यू ने जेंटली पूछा मित्सुकी से कि क्या वो लीसा का फॉरगिवनेस एक्सेप्ट करेगी। मित्सुकी हमेशा अपने आप को ब्लेम करती रही, इसलिए डेयर ना करे कि वो एक्सेप्ट करे। यू ने सजेस्ट किया कि लीसा को चांस दो कि वो मित्सुकी को फॉरगिव करे, पर मित्सुकी फिर भी इंसिस्ट करती है कि लीसा को उस पर रिजेंटमेंट रखने का हक है क्योंकि उसने अपने लव्ड वन को हर्ट किया। यू ने अपनी अथॉरिटी एज हर ब्रदर यूज की और परसुएट किया। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मित्सुकी रिलक्टेंटली यू की बात मानती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा यू के पास आती है और पूछती है कि उसने क्यों इंटरफेयर किया मित्सुकी के इशू में। यू कामली रिवील करता है कि लीसा एक्चुअली मित्सुकी को रिजेंट नहीं करती, जो सुन के लीसा शॉक हो जाती है। तभी उसे समझ आता है कि फेरल सीक्रेटली इन्वॉल्व थी। लीसा ने इंटेंशनली प्रिटेंड किया कि वो रिजेंटेंट है ताकि मित्सुकी का गिल्ट कम हो जाए। यू स्माइल्स और प्रेस करता है लीसा को गुड गर्ल कहते हुए, और एडवाइस करता है कि वो मित्सुकी को फॉरगिव करे और रिकंसाइल करे। लीसा थोड़ी एरोगेंट एक्ट करते हुए टर्न करके चली जाती है। इसी वक्त बैकग्राउंड में वॉल्केनो ग्रेजुअली अपीयर होता है, फुल ऑफ मिस्ट्री। ये मार्क करता है एक फियर्स बैटल का शुरुआत। बेस के अंदर लोकी स्लोली स्टेप करता है। अगले ही मूवमेंट वो डिलन के रूम में अपीयर होता है और ग्रीट करता है रिगार्डिंग द मिसल्टो, और क्विकली वो डिलन को गाइड और एक्सप्लेन करता है उन सैक्रिफाइसेस के बारे में जो प्रीवियस डेटा कलेक्शन मिशन में डाई हो चुके थे। डिलन ऊपर गेस करता है और प्राइड से मार्वल करता है। सीन शिफ्ट होता है शिप पे। यू और उसके कॉमरेड स्मोक से कवर्ड आइलैंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तभी टियर टाइटली यू का हाथ पकड़ के साइलेंटली अपनी हेड लोअर कर देती है। सब क्यूरियोसिटी से देखते हैं। मित्सुकी जैसे ही समझ गई, काम टोन में पूछती है कि क्या उन्हें बेसिलिस्क से लड़ना पड़ेगा। सब जैसे ऑलरेडी जवाब जानते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रुप डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। वरी दिखते ही हरोका जेंटली कंफर्ट करती है कि बैटल तक अभी 3 दिन का टाइम है। फिर हनोका को बुलाया जाता है और वो तुरंत अपने प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं वॉल्केनिक आइलैंड के इंट्रोडक्शन के लिए। सब डॉक्यूमेंट पढ़ के एक्साइटेड हो जाते हैं और रिपीटेडली हॉट स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हरोका सेटिस्फाई हो जाती है और सबको रिमाइंडर देती है कि बैटल एंटर करने से पहले क्या क्या चीजें रेडी करनी है। क्लास एंड होती है और यू हनोका को कॉल करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कि उसने टियर और ग्रुप का मोराल लिफ्ट किया। हनोका नेचुरली स्माइल करती है और रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट सीन आइरिस का हॉट स्प्रिंग्स के लिए ईगरली लीड करना है। सीन शिफ्ट होता है। यू रिग्रेट करता है कि वो खुद हॉट स्प्रिंग नहीं जा पाया।
तभी फेरल आती है और वेव करती है। वो यू से लीसा और मित्सुकी के बारे में पूछती है। यू ऑनेस्टली एडमिट करता है इस सच में। फेरल फिर एक सरप्राइज देती है कि उसके पास वन डे हॉट स्प्रिंग का टिकट है, जैसे ही वो जानती थी यू का डिजायर। यू को थोड़ा नर्वस फील होता है कि शायद और लोग वहां होंगे, पर लकीली फेरल काम करके एश्योर करती है कि वो सिर्फ यू के साथ रहेगी। रात होती है और यू हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहा होता है और फेरल की थॉटफुलनेस के लिए ग्रेटफुल फील करता है। तभी आइरिस की क्लियर और लाउड वॉइस हर जगह गूंजती है। यू पैनिक में हाइड होने की जगह ढूंढता है। टर्न्स आउट बाकी लोग भी हॉट स्प्रिंग पे पहुंच गए हैं। चेयरफुली चैट करते हुए यू सडनली लोकी का वार्निंग याद करता है और वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करता है अगर वो लोग उसे डिस्कवर कर लें तो। अभी यू अपनी पैनिक मोड में सोच रहा था कि कैसे सिचुएशन हैंडल करें कि तभी अरियाला, मियाजावा और फेरल सक्सेसफुली हॉट स्प्रिंग में जंप कर गईं और हीट का मजा लेने लगी। जब हनोका का टर्न आया, थोड़ी सी टसल हुई। अरियाला ने डिबेट किया कि टॉवल रिमूव करना चाहिए या नहीं। एक मोमेंट के लिए हनोका हेजिटेट हुई, पर फिर अरियाला और गर्ल्स के पर्सुएशन के बाद वो भी एंटर कर गई। नेक्स्ट इंस्टेंट टेयर और फेरल दोनों ने यू का नाम लिया और यू का फेस कंप्लीटली डिसप्लेजर और पैनिक में आ गया, स्पेशली फेरल के प्रैंक के चक्कर में। लेकिन यू का एम्बैरेसमेंट समझने से पहले लीसा, आइरिस और टेयर इनोसेंटली आपस में चैलेंज कर रही थी, जिससे यू का स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया। तो गाइज हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर आप यू और क्लास ब्रूनेल्ड की नेक्स्ट एडवेंचर्स देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो गाइज और नोटिफिकेशन ऑन रखना मत भूलना।